अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो इस वक्त चारों जानिब से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुकदमात में घिरी हुई है और आगे मजीद मुश्किलात देख रही है। आसिफ जरदारी कड़े हालात में अपने सियासी, पार्लिमानी और कानूनी औसान बहाल रखने के लिए इन महाजों पर सफ बंदी में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी के पास अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए और अपने बयानिए के प्रचार के लिए शायद 27 दिसंबर यानी मोहतरमा की बरसी के दिन से बढ़कर कोई और मौसर प्लेटफॉर्म मैसर नहीं होगा। यही वजह है कि पार्टी की आला क़यादत इस वक्त अपने सियासी और रूहानी मरकज़ मंबा यानी नौडेरो में मौजूद है और नौडेरो में आज पार्टी की मरकजी मजलिस आमला यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका तौर पर की। इस इजलास में फारूक चिनाइक और लतीफ़ खोसा ने उन केसेस के बारे में जिनका आला क़यादत को सामना है उन पर ब्रीफ किया, जबकि सेनेटर ताज हैदर ने आम इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली के हवाले से बनाए जाने वाले वाइट पेपर के खदोखाल पर कमेटी को आगाह किया। इस इजलास के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी और अहम फैसलों से आगाह किया, जिसमें सबसे पहले करप्शन केसेस को मुस्तरद करते हुए इसे ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करार दिया और वक्त पड़ने पर दमादम मस्त कलंदर का इशारा भी दे दिया। मुल्क में करप्शन के नाम पर जो यकतरफा इंतकामी कार्रवाई हो रही है, इजलास ने यकसर इसे मुस्तरद किया, इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इंतकामी कार्रवाई की अगर इसी तरह ये बढ़ती रही तो इसके ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं और अगर इसके कोई ख़तरनाक नताइज बरामद हुए तो उसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। पार्टी का मानना है कि आला क़यादत के खिलाफ जारी केसेस और दबाव दरअसल 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड को रोल बैक करने की साजिश है। 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड को रोल बैक करने की एलानिया और गैर एलानिया कोशिशें हो रही हैं। हम हुकूमत को ख़बरदार करते हैं और उन तमाम कुव्वतों को ख़बरदार करते हैं जो इस तरह की कोशिशें करते हैं कि इससे फेडरेशन को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कहा गया कि इदारे अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और मुल्क को सदारती निज़ाम की जानिब ले जाया जा रहा है। इदारे अपने कानूनी और आईनी इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दूसरे इदारों में मुदाखलत कर रहे हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ख़बरदार किया उन तमाम कुव्वतों को जो पार्लिमान के मुत्तफ़िका फ़ैसले से रूगर्दानी करेंगे। नाज़रीन, मजलिस आमला के इजलास में आला अदालतों के 100 मोटो नोटिस और उसके तरीक़ेकार पर भी बहस हुई। आईन का जो आर्टिकल 184(3) है, जिसके तहत आला अदलिया को सुओ मोटो नोटिस लेने का इख्तियार है, हम समझते हैं कि वक्त आ गया है कि मोटो का जो ये इख्तियार है, अब्सोल्यूट अनलिमिटेड इख्तियार जो है, जिसको रेगुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पार्लिमान इसके बारे में कानून साजी करे, क्योंकि सुओ मोटो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है और किसी को सज़ा हो जाती है तो उसके ख़िलाफ़ अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्यों ख़ुद फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया होता है और ये ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ है। और आखिर में ये भी मुतालबा किया गया कि हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का वादा पूरा करे और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। सूबा जनूबी पंजाब बनाने का एक बार फिर मुतालबा किया और तशवीश है
कि हुकूमत अपने किए गए वादे और 100 डेज़ का जो प्रोग्राम था उससे पीछे हट रही है। और हमने उनको ऑफ़र किया है कि 2013 में सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से जो बिल पास किया था और जो पार्लिमानी कमीशन बना था जिसने मुफस्सल रिपोर्ट दी है, हमने हुकूमत को कहा है कि आप वही ले लें और अपने वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब का सूबा बना दें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास, और ये बड़ा अहम इजलास है। इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद ने। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी, और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रफत सईद साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि आज ज़ाहिर है कि नून लीग तो इतने अरसे से हम देख रहे थे कि इसको इंतकामी कार्रवाई कह रही थी, और पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ था कि ये इंतकामी कार्रवाई, ये करप्शन के जो केसेस हैं, आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बाकायदा इसे मुस्तरद किया और ये भी कहा कि वक्त पड़ने पर जो इनकी तंजीमें हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं पार्टी की, उनको भी हिकमत अमली जो है उससे आगाह किया जाएगा। यानी एक बात की जा रही है कि अवामी रद्द-ए-अमल की शायद यहाँ पर और यकीनन बात की जा रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं आज टॉप प्रायोरिटी पे ये रहा और जारी केसेस के तनाजुर में? देखें, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी होती है तो सीईसी का इजलास ज़रूर होता है और उसमें बहुत सारे फैसले किए जाते हैं। इस मरतबा पीपल्स पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई है, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी एक ऐसे मौके पर आ रही है जब आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा के गिर्द जो है घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पहली मरतबा आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई नज़र आ रही है। और ये सारी इन्हीं मुश्किलात की जो सीईसी की में बहुत सारे और भी चीज़ों पर उन्होंने करारदादें पास की हैं जिसका जिक्र फरहतुल्लाह बाबर साहब कर रहे थे, लेकिन बुनियादी फोकस आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा के जो खिलाफ मुकदमात हैं करप्शन के, जिसमें के ख़ास से ठोस शवाहिद सामने आए हैं, उन्हीं के हवाले से वहाँ ज़रा डिस्कस किया गया, वहीं उसी पर बात की गई। अब मरहला ये है कि पीपल्स पार्टी करती क्या है। बहुत आसार तो यही दिखाई देते हैं नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें जेल भेजे जाने के बाद, कि यकीनन आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा की जो है गिरफ्तारी हो सकती है। तो हो सकती है ये इस तनाजुर में पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी। इसी हवाले से सनम भुट्टो को भी बुलाया गया, आज के इजलास में वो भी शरीक थी, लेकिन सनम भुट्टो जो हैं कोई सियासत में इतनी फाल नहीं रही हैं। एक सिंबॉलिक हैसियत है कि भुट्टो ख़ानदान की फ़र्द हैं, इस हैसियत में बिठाया गया, लेकिन उन्हें सियासत में माजी में भी कोई दिलचस्पी कभी नहीं रही है, और ना उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद यहाँ सियासी मामलात में कोई ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया, ना इससे कबल किया ना बाद में किया, लेकिन इस मरतबा पता नहीं क्यों उन्हें आना पड़ा और वो इजलास में शरीक हुई हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो भी इसमें मौजूद, यानी मामलात की संगीनी जो है वो फिर तकाजा कर रही है इस वक्त इस तरह के मेजर्स का, यानी इस वक्त जहनी तौर पर कबूल कर लिया गया है, आगे जो हालात हैं काफ़ी कड़े होने जा रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी जहनी तौर से इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि आपने देखा होगा शहरी रहमान ने एक जुमला बड़ा वैसा कहा है कि दमादम मस्त कलंदर होगा। तो मेरे ख्याल में अब ना ये 80 की सियासत है ना 90 की है, ये सियासत जो है 2018-19 की सियासत है, और मुझे नहीं लगता कि दमादम मस्त कलंदर करने के लिए पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के जयाले सड़कों पर आएंगे। ये लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी जाएगी। ये लड़ाई जो है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चूँकि मुश्किल सूरत हाल ये है कि अगर इस दमादम मस्त कलंदर का आगाज़ सूबा सिंध से करते हैं तो आप सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, खासी मुश्किलात पेश आएंगी अगर इस किस्म का कोई एहतजाज या कोई मामला किए गए। लिहाजा इस एहतजाज को, इस दबाव को जो है वो पार्लियामेंट तक रखा जाएगा और वही मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है दबाव बरकरार रखा जाएगा हुकूमत के ऊपर। लेकिन हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की, वो पीछे हटने के लिए आमादा नजर नहीं आती है। लिहाजा आने वाले दिनों में तारिक चौधरी से भी इसके ऊपर टेक लेते हैं। तारिक साहब, किस हद तक के कवामी रद्द-ए-अमल जिसकी बात की जा रही है, कहने को तो कह दिया गया दमादम मस्त कलंदर, लेकिन क्या पार्टी अफोर्ड कर पाएगी? क्योंकि कुछ गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं, तो पार्टी को अपनी हुकूमत को भी इंटैक्ट रखना है और साथ साथ अपनी वो जो पावर है उसको, तो बैलेंस ऑफ पावर और निपटना है सूरत हाल से। देखिए, इस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से गुड बट नजरती हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उस वक्त मैंने अर्ज़ किया था कि मरकज़ के और सिंध हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और आज से महीना 1.5 महीना पहले ही जब ये हालात नहीं थे उस वक्त भी सिंध के बाद PTI के रहनुमाओं ने
गवर्नर राज की बातें करना शुरू कर दी थी। एक तो ये है कि वो दोनों अफ्रीकन के हालात अच्छे नहीं एक दूसरे के साथ। अली आब्दी जो उनकी जो हलाकत है जहाँ बहक हुए हैं, उसके बाद आज जब कुछ वफाकी वज़रा पहुँचे हैं कराची और उन्होंने कहा कि कल का जो इजलास है कैबिनेट का, उसमें सिंध के मतलब कराची के मतलब बहुत से फैसले होंगे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें इंडिकेट की इस बात से कि किस तरह से आगे मामला चलेंगे। ये तो एक अलग पहलू है। मैं रफ़त की बात से एग्री करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जो शेर रहमान ने बात की है मस्त कलंदर वाली, उसके बाद बाबर साहब ने उस बात की वजाहत की कि हम मस्त कलंदर की तरफ नहीं जा रहे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इस वक्त भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना चाहती। लिहाजा अवामी रद्द-ए-अमल का जो मामला है वो शायद अभी दूर है। दो बातों से लगता है, एक तो जो बाबर साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं वार्निंग देता हूँ, मैं इदारों को बावर करना चाहता हूँ, मैं इदारों को बताना चाहता हूँ कि वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं, अपने हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी कोई रास्ता रखना चाहते हैं बातचीत का, और वो चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए रियलाइजेशन हो जाए दोनों तरफ, जो भी फरीक हैं, और उनके साथ बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि सिंध असम्बली में, मरकज़ में, सेनेट में, जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नुमाइंदगी है, और अब उनके मामला जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर कम से कम मुस्लिम लीग नून के साथ अच्छे खासे बेहतर हो चुके हैं, और वो मिल के कुछ बातें कर सकते हैं, ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे हुकूमत को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और फिर ठीक कह रहे हैं कि जो PTI है वो पिछड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे लेजिस्लेशन आने वाली हैं, ऐसे इशूज़ आने वाले हैं कि जिस तरह बहुत से मामला पर PTI की हुकूमत पीछे हटी है, इस पर भी किसी न किसी हद तक जरूर पीछे हटेगी। कोई ना कोई रिलीफ, कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई रास्ता, और कोई ना कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है वो तो ज़ाहिर है कल आसिफ जरदारी और बिलावल अपनी तकरीर में करेंगे। अगर आज वो सारी बातें कर देते तो ज़ाहिर है कल की तकरीर और कल का जलसा जो है वो शायद उतना बड़ा उसका जो शो है उसका मकसद ज़ाया हो जाता है। लेकिन दो तीन बातें पीपल्स पार्टी ही नहीं बाकी जमातें भी कह चुकी हैं। एक तो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि सदारती निज़ाम के बारे में कुछ लोगों को खदशात महसूस किए हो रहे हैं, और सिंध के और बलूचिस्तान के और KPK के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मुल्क को वन यूनिट की तरह चलाया जा रहा है, और ये मामला वहाँ जाते नजर आते हैं। फिर PTI के कुछ रहनुमा बार बार एलानिया कह चुके हैं, सिंध के रहनुमा खास तौर पर, कि जी 18वीं तरमीम जो है वो कोई मुकद्दस सहीफा तो नहीं है, और हम जो है अपनी राह में अगर 18वीं तरमीम को लाने की कोशिश की गई तो हम उसको भी उसको खतरे में नहीं लाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ जिनको अगर उजागर किया गया, जिनको अगर और उजागर किया गया, जिनका जिक्र किया गया, तो न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि बहुत से और एलिमेंट्स जो हैं जो 18वीं तरमीम के बड़े हामी हैं और जो 18वीं तरमीम जिन्होंने मिलकर पास की थी वो इकट्ठे होते चले जाएंगे, और इससे जाहिर है बहुत से जो माइंड सेट हैं उनको जवाब देना मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक, अनवार हाशमी साहब, एक इसमें इजाफा जो तारीख में बात की है कि सिंध हुकूमत के गिर जो घेरा तंग होने की बात हो रही, तो मेरे ख्याल में इसे इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि JIT में मुराद अली शाह का नाम आना और उसके बाद PTI के रहनुमा का ये कहना कि वो सिंध में गवर्नर राज की बातें करना, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ ले जाने की एक कोशिश की जा रही है। अच्छा, अनवार हाशमी साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त स्पेस मौजूद है पीपल्स पार्टी के लिए? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वो इस वक्त नहीं है और ना ही शायद जाना चाहेगी। क्या हिकमत अमली होगी? और साथ साथ 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड को जो रोल बैक करने की बात की जा रही है कि सारा का सारा अताब ही इसीलिए नाजिल किया जा रहा है कि ये 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी अपने सर पे सेहरा सजाती है 18वीं आईनी तरमीम का। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुखासमत है इस आईनी तरमीम से? क्योंकि फैसल वाडा भी इससे पहले हम देख चुके हैं कि काफ़ी बबांगे दोहल वो कह चुके हैं कि अगर आपको याद होगा हमारी प्रोग्राम में उनके शॉर्ट्स वगैरह भी चले थे कि वो इस तरह की कोई आसमानी सहीफा नहीं है, उसमें तरमीम भी हो सकती है। तो बुनियादी वजह क्या है? सुल्तान साहब, मैं आपकी इजाज़त से पहले चूँकि आपने आगाज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से किया है, ये जो 18वीं तरमीम है इससे अगले मरले में पूरी तफसील से बात करेंगे कि वो कौन सी शिकें हैं जो PTI को ख़तरा महसूस करती हैं और अपने इख्तियारात महदूद महसूस करती हैं। अच्छा, उस पर तफसील से बात करेंगे। पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो करारदादें पास कर रही है, JIT के बारे में भी, एहतसाब के बारे में, ये इस दौरान तक क्यों पहुँची है? उन्होंने एक मेन जो मैसेज दिया है, बिलावल भुट्टो ने भी, जरदारी साहब ने भी,
कि हम बेनज़ीर भुट्टो के सियासी एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। देखो, बेनज़ीर भुट्टो वो दूरअंदेश सियासतदान थी जब वो अपने सियासी दुश्मन से मिसाके जमहूरियत उस वक्त करती हैं जब तीसरा दुश्मन पावरफुल होता है। जो पाकिस्तान में बैठा हुआ था तो वो मिसाके जमहूरियत करती हैं। आसिफ अली जरदारी और उसकी CAC की दूरअंदेशी देखें कि जिस नैब की जद की वजह से वो सलाखों के पीछे जाने का ख़तरा महसूस करते हैं, उनका सीनियर तरीन रुकन CAC का एतजाज़ हसन जो है वो इमरान खान के दोस्तों के केस लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से आसिफ अली जरदारी इस सतह पे पहुँचे हैं। वो मेरिट पे पहुँचे हैं या मेरिट से हट के पहुँचे हैं। दूसरी बात ये है कि ये आसिफ अली जरदारी की दूरअंदेशी देखें जब जिस दोराए पे आप पहुँच गए हैं कि इलेक्शन से थोड़ा अरसा पहला वो कितने दूरअंदेश थे कि माल रोड पे वो इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि मियाँ साहब मैं ना आपको सेनेट में बनाने दूंगा, ना पंजाब में, ना वफाक में। अब उसका असर ये हुआ है कि 14 नशिस्तों वाली PTI सेनेट में इस वक्त अपना हम ख्याल चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की मदद से लेके बैठे हुए हैं, और पंजाब में 10 नशिस्तों के फ़र्क से अब जो है वो PTI की हुकूमत को लिए हैं, जिनका वो रोना रो रहे हैं कि एक जो है सियासी इत्तेसाब नहीं है, सियासी इंतकाम बनाया जा रहा है। तो इसलिए पहले तो अपने पॉलिटिकल सोच को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, जिसकी वजह से आज उन्हें करारदादें पास करना पड़ रही हैं। उसके बाद यकीनन आगे का देखना चाहिए कि आप जिस सतह तक पहुंच गए हैं वो यकीनन JIT की करारदाद को मुस्तरद ही करेंगे, क्योंकि कोई 1% भी चांस नहीं था कि CAC में वो JIT को जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो एक कोई न्यूज़, कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। 18वीं तरमीम पे बात हो सकती है। ब्रेक की पहले कॉल है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो है वो कराऊंगा नुक्ता, और वो ये कि 18वीं आईनी तरमीम जो है इस वक्त हुकूमत को किन शकों से डर है, या क्या मसला क्या है इसके पीछे। एक छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी करप्शन के मुकदमात में घिरी हुई है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के साहबजादे और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी आज नैब में पेश हुए और आमदन से जायद असासों और रमजान शुगर मिल केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने हुकूमत पर खूब धाड़े और खबरदार किया कि हुकूमत को सियासी इंतकाम महंगा पड़ेगा। खुद वजीर आजम के लिए ये गले का फंदा बनेगा। आप इंतकाम के पीछे पड़े हैं, ये इंतकाम जो है आपको और आपकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। आपने आवाम के वोटों पर डाका डालकर एक जाली वज़ीर आज़म का इंतखाब किया, उसी तरह जाली एहतसाब है। अगर हौसला हिम्मत है तो कौम को उसके हकाइक भी बताएं। आप कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आए। तो न्याजी साहब अपनी काबीना में दाएं बाएं देखो, आपको नायबज़दा लोग नजर आएंगे। ये कहना था हमजा शहबाज का, और ज़ाहिर है कि इस वक्त दोनों बड़ी अपोजिशन की सियासी जमातें अपने गिर्द घेरा तंग होते हुए दिख रही हैं। अनवार हाशमी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी शिक़ें हैं 18वीं आईनी तरमीम के जो इस वक्त हुकूमत के लिए, PTI हुकूमत के लिए शायद काबिल कबूल ना हो या उनको अपनी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर होती नजर आए। जी देखें, आसिफ अली जरदारी ने जो 18वीं तरमीम वाला काम किया था वो इस वक्त उनकी सिंध में हुकूमत है उन्हें बहुत लिहाज से सूट कर रहा है, क्योंकि इमरान खान तो को पंजाब और KPK और वफाक मिल गया, तो अब उनको मज़ा नहीं आ रहा कि सिंध के मामलात और हर वक्त सूबे से इजाज़त लेनी पड़ती है। मसलन पहली शिक तो आउट की थी फैसल वाडा ने, जब वो खुद भी उसकी डिटेल नहीं बता पाए थे, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत पहली तो बात मैं आपको वाज़े कर दूं कि उसका जो आर्टिकल 272 है उसके तहत ये जो गवर्नर राज के शोशे छोड़े जा रहे हैं उसमें 232 आर्टिकल में वाज़े लिखा गया है कि अब कोई गवर्नर राज या हंगामी हालत सूबे में नाफिज नहीं हो सकेगी जब तक कि उस सूबे की असम्बली ये महसूस ना करे
कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं, वो करारदाद मंजूर करेगी और फिर वो सदर को जाएगी, तो फिर गवर्नर राज हंगामी सूरत हाल नाफिज हो सकती है। तो एक तो आर्टिकल 232 जो है ना, ये रुकावट है, अभी ये इन लोगों को नहीं पता। दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि आर्टिकल 157 जो है उसमें वही फैसल वाडा वाली बात आती है, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि आबी ज़खायर की तामीर, डैम की तामीर या कोई भी पानी के मामलात होंगे वो सूबे की इजाज़त और उसके दस्तखत के बगैर नहीं हो सकता। तो अभी आने वाले दिनों में जब डैम की बाकायदा तामीर का ऐलान किया जाएगा तो उस वक़्त सिंध से आसिफ अली जरदारी की हुकूमत की इजाज़त लेनी पड़ेगी आर्टिकल 157 के तहत। उसके अलावा आर्टिकल 172 के तहत तेल और गैस के ज़खायर और कुदरती वसाइल का जो इशू होता था उसमें वाज़े लिख दिया गया है कि 50% वफाक और 50% सूबे जो है उनका मुआहदा तय होगा। इसलिए पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी ने इशारा भी दे दिया है कि यहाँ कुदरती वसाइल और फिर कोयले के वसाइल और बिजली गैस के बहरान पर जी बिल्कुल वो नहीं चलने देंगे। ठीक है, इसी तरह आखिरी और भी काफ़ी शिक्के हैं। आर्टिकल 268 भी चुभता है पीटीआई की गवर्नमेंट को, क्योंकि उसमें वो दोबारा चाहते हैं कि ये जो तीसरी दफ़ा भी कोई वज़ीर आज़म बन सकता है, तो उनको खदशा है कि फिर आने वाले दिनों में ये जिनको माइनस कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, तो वो भी अभी तक कांटे की तरह खटक रहा है कि इस तरह ये अभी मैंने मुख्तसर वक्त 3 शिक्कें बताई हैं। बहुत सी शिक्कें हैं जो पीटीआई चाहती है कि इसमें तब्दीली कर दी जाए ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हों, इसलिए बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है। तो रफत साहब, यहाँ पे तो अपनी फिर ज़ाहिर के सियासी जमातें, बिलखुसूस अपोजिशन जमातें जो हैं, उनकी बका का मसला हो गया फिर डिफेंड करना और उसके सामने खड़े रहना 18 अमेंडमेंट के। देखिए, कानूनी नुकात, आइनी नुकात तो अनवर हाशमी ने बहुत बेहतर अंदाज से बताए, मगर बात यह है कि जब आप ये देखें कि हर तरफ से सहूलत दी जा रही हो, हर तरफ से सपोर्ट हासिल हो, तो बहुत सारी चीज़ों के सफ़ाहत तब्दील करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ों में गुंजाइश निकालना भी मुश्किल नहीं होता है। और इस वक्त जो एजेंडा लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है, वो आप कहें या ना कहें, नज़र आए या नज़र ना आए, लेकिन उसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है जिन लोगों की होनी चाहिए। उसके बारे में तारिक चौधरी भी जानते हैं, अनवार हाशमी भी जानते हैं कि हर तरफ से तमाम इदारों की सपोर्ट है उन्हें, और कुछ मामलात उन्हें करने हैं, कुछ लोगों को बोतल में बंद करना है। वो कहते हैं कि करप्शन की जो जिन बाहर आया हुआ है इसको बंद करना है, उसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी कानून में तरमीम की जा सकती है। गो के ये मुश्किल काम होगा, इतना भी आसान नहीं है कि आप हर तमाम सफ़ात को फाड़ देंगे और तमाम कवानीन को पामाल कर देंगे और वो काम कर लेंगे, नहीं 18वीं आईनी तरमीम में कुछ गुंजाइश निकाल लेंगे। इसके लिए वही वाली बात आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करना होगा। उसको कैसे, वो राज़ी होने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि आसिफ जरदारी ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो बातचीत पर आमादा नहीं है, लेकिन मुफाहमत, वो हर तरह से मुफाहमत भी चाहते हैं, लेकिन वो आंखें भी दिखा रहे हैं, वो खड़े भी हो रहे हैं, वो मुज़ाहमत की बात भी कर रहे हैं। और जिस दिन आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, यकीनन पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी देगी, और उसके बाद फिर देखना ये होगा कि कहाँ आकर दोनों यकजा होते हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन फिलहाल दोनों अपने अपने पत्ते खेल रहे हैं। तो तारिक चौधरी साहब, इस वक्त यकीनी तौर से फिर ऑप्शंस हैं काफ़ी पीपल्स पार्टी के पास, अगर 18वीं तरमीम के ऊपर वो डटी हुई है और साथ ही साथ एक मुफाहमत का भी दरवाज़ा खुला रखना चाहती है। देखिए कि ये 18वीं तरमीम का मामला सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है। इस 18वीं तरमीम को पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में थी, जिनमें बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट भी थे, जिनमें KPK के लोग भी थे, जिनमें सिंध के लोग थे, पंजाब के लोग थे, उन सब ने इत्तफाक़िया राय से इसको पास किया था। और पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने उसको पाकिस्तान की 70 साल तारीख की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी करार दिया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। मसला सिर्फ उन शिकों का जिनका अनवार हाशमी साहब ने जिक्र किया, जिस बात को एलेबरेट किया रफत साहब ने, मसला वसाइल पर कंट्रोल का भी है। देखिए, पहले ये होता था
कि मरकज में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर जो था वो सूबों को कंट्रोल करता था। 700-800 मिलियन रुपए का PSDP होता था, जिसमें सूबों को पैसे दिए जाते थे, तरक्याती फंड दिए जाते थे, MNS को तरक्याती फंड दिए जाते थे और इस तरह उनको कंट्रोल किया जाता था। फिर आपको पता है कि नेशनल रिसोर्सेज के हवाले से सूबों को इस तरह बिल्कुल उनको अलाउ नहीं था। एक कंकरेंट लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट में जो एक मुश्तरका एक मामला थे उसके अलावा सूबे अपने तौर पर कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन सूबों ने बहरहाल सियासी कुव्वतों ने उस तरमीम को पास किया, जिसके बाद आपने देखा गुज़श्ता 10-12 सालों में ख़ास तौर पर तरमीम के बाद बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो मरकज़ की मर्जी के, मरकज़ की इजाज़त के बगैर किए। मसलन पंजाब ने जो तकरीबन कुछ 6-7 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा की है पंजाब में अपने लिए, उसके लिए उसने 18वीं तरमीम ने उसको मौका फराहम किया और ये मौका बाकी सूबों के पास भी था। इस तरह जो सूबे हैं बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर वो बैरूनी ममालिक के साथ बराह रास्त भी जो है अपने सूबे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक माइंड सेट है जिसकी तरफ रफ़त ने भी इशारा किया, उनको मजबूत मरकज़ जो है हमेशा उनके वो अफोर्ड करते हैं, उनका ख्याल है कि मजबूत मरकज़ होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हमारे मुल्क में 1971 तक एक 1 यूनिट का तजर्बा भी किया गया था जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ। तो अब हमारे मुल्क में वो कुव्वतें जो ज़्यादा इख्तियार देना चाहती हैं और वो कुव्वतें जो एक मरकज़ के एक शख्स के हाथ में इख्तियारात का इर्तिकाज़ चाहती हैं, उनके दरमियान कशमकश एक नए दौर में दाखिल हुई है। ये तो बहरहाल एक सियासी बात है। इशू ये है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि एक तरह के हालात का शिकार हैं। फिर आप ये भी याद रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अचकज़ई साहब, जो कि बिल्कुल इस वक्त अचकज़ई साहब तो ज़ाहिर पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना काम कर रहे हैं। कल उनकी जो मरकज़ी मजलिस आमला है गालबन, उसका DG खामे इजलास है। अभी परसों उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में एक बहुत बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया जिसको ज़्यादा ज़ाहिर कवरेज नहीं मिली, लेकिन सियासी कुव्वतें अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं और फिर एक वक्त आएगा कि सियासी कुव्वतें इकट्ठी होती जाएंगी। ये जो रिपोर्टें हैं GIT की, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो है, ये फैसला तो वहाँ जाके होगा, लेकिन रफ़त को और अनवार हाशमी साहब को बिल्कुल याद होगा। मुझे कम से कम 1990 के बाद से ऐसी बहुत सी GIT रिपोर्टें, ऐसे बहुत से रेफरेंस याद हैं जिनकी बहुत अच्छी कहानियां थी, जो बहुत सनसनीखेज थी और हमें सुनकर यूँ लगता था कि अब इन रिपोर्टों की रोशनी में जो है फलां जो है बच नहीं पाएगा। ऐसी रिपोर्टें मुस्लिम लीग नून ने भी जारी की पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी ने भी जारी की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत सी ऐसी रिपोर्टें आई। लेकिन जब ये रिपोर्टें कोर्ट ऑफ लॉ में जाती हैं, जब एविडेंस की उसको कसौटी पर परखा जाता है, जब मुकदमात चलते हैं, तो मुझे बताइए शायद 1 या 2 ऐसी GIT हों या 1 या 2 ऐसे रेफरेंस हों जो आज भी मुअस्सर हैं, वरना तमाम ये इस तरह की रिपोर्टें, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की दास्तानें जो हैं वो कोर्ट में जाकर उनका फिर पता नहीं चलता कहाँ गई हैं। तो पीपल्स पार्टी के वकला ने जो आज बात की है को मुस्तरद करते हैं, उनको भी यकीनी तौर पर इस बात का एतमाद हासिल होगा कि जब वो कोर्ट में जाएंगे, जब वो मुकदमा लड़ेंगे, जब वो दलीलें देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, जब उनको और उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिन्होंने रिपोर्टें बनाई हैं, तो फिर वो इनका अंजाम अक्सर हमने पाकिस्तान में देखा है कि माजी में मुख्तलिफ था, इस दफ़ा अगर मुख्तलिफ हो जाए तो फिर हम उसको वेलकम करेंगे। जाहिर है। ठीक, डॉक्टर आसिम की मिसाल बिल्कुल अभी हाल ही की है, जो उनकी GIT आई थी, वो तो इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज थी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है 500 पता ज्यादा की बातें हुई और जब चलान हुआ तो शायद 15 करोड़ का था टोटल वो। जी, और वो भी अब सामने भी नहीं आ रही है कि क्या मामला। लेट्स सी कि आगे चल के मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं। बहरहाल आज जो 5वीं बात थी वो थी जुनूबी पंजाब को सूबा बनाने का मुतालबा जो है बड़ी शद्दोमत से किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अनवार हाशमी साहब, कौन सा कार्ड खेला इस वक्त? देखिए, कोई कार्ड नहीं। पंजाब में हमेशा से पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो रहा है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से सेंट्रल वस्ती पंजाब से पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा। तो जनूबी पंजाब को इंटैक्ट रखने के लिए वो हमेशा ही इसी तरह के अच्छे बयान देते हैं और यकीनन मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मरला आएगा तो वो सपोर्ट करेंगे, जिस तरह शहबाज शरीफ ने भी सपोर्ट किया है जनूबी पंजाब सूबे को, बल्कि उसका बिल लाने की पेशकश की है। तो वो तो सिर्फ जब डिफरेंट इश्यूज डिस्कस हो रहे थे आज, तो उसमें जनूबी पंजाब को टच करने के लिए उनके पास ये एक ऐसा कार्नर था कि जहाँ का जो वोट बैंक है उसको बताया जाए कि हम भी
आपके, क्योंकि पीटीआई के बाद शहबाज शरीफ बाजी ले गए तो अब पीपल्स पार्टी रहती थी, तो उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में करारदाद के जरिए मैसेज किया है कि हम भी आपके सूबे के हक में हैं। इससे ज्यादा कोई बड़ा कार्ड अच्छा, साथ ही साथ अब जो हमजा शहबाज का भी स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई है, ये बहुत महंगी पड़ेगी और ये अपने गले का फंदा भी बन सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि आज हमजा शहबाज की जो बॉडी लैंग्वेज थी या उनके जो लहजे में एतमाद था, उसका यकीनन कुछ बैकग्राउंड है जो पिछले 5-6 दिन से, एक हफ्ते से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला था तो एक तो दोस्त ममालिक की दरख्वास्त थी, दूसरे दोस्तों ने भी यही मशवरा दिया है कि ये जेल में भी रहे तो हमें उस तरह सुकून से हुकूमत नहीं करने देंगे, बेहतर है दोस्तों को भी ओबलाइज किया जाए और इनको भी जला वतन किया जाए। एक ये थ्योरी मौजूद थी। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जब इमरान खान अभी 2 दिन पहले पंजाब में आए, पंजाब की रोज़ा कारकर्दगी का जो फंक्शन था, उससे मुस्कराते हुए जब खिताब, अनवार हाशमी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। जब उनसे राब्ता होगा तो यहीं से हम फिर कंटिन्यू करना चाहेंगे कि क्या जी अनवार हाशमी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपको सुन रहे हैं, फरमाइए। तो इमरान खान, जी बड़े गौर से समझने वाली बात है कि इमरान खान ने इशारा किया है जब शहबाज शरीफ को अब उसका बनाया गया चेयरमैन उस कमेटी का, तो उसने कहा है कि ठीक है, कुछ दोस्तों की बात मैं मान रहा हूँ, उनको जो मर्जी ओहदे देते जाएं, लेकिन मैं एहतसाब पे समझौता नहीं करूँगा। बेसिकली वो समझौते की कुछ बातें चल रही हैं जो आज रहमान मलिक ने भी की है और अब से थोड़ी देर पहले फैसल वाडा ने भी की है कि मामलात ये हो रहे हैं कि अगर 17 जनवरी के बाद कुछ अपीलें उसी तरह मुस्तरद होना शुरू हो गई और फैसले मुअत्तल होना शुरू हो गए तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर ये बहुत बड़ा सैलाब नहीं संभाला जाएगा। तो बेहतर ये है कि अभी मौका है, ये एक थ्योरी बिल्कुल चल रही है कि कुछ पैसों के मामलात ऐसे लेन देन किए जाएं या कुछ माइनस करके सियासत से थोड़ी दूरी कुछ लीडरों की करके मामलात होते हैं, तो ये तजवीज़ दी जा रही है पीटीआई गवर्नमेंट को। तो ये सारी रफत सईद, क्या आप ये उल्टी हवाएं चलती महसूस कर रहे हैं रफत साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान किसी बात पर आमादा होंगे, क्योंकि उन्हें जिन लोगों की तक़वियत हासिल है, मेरे ख्याल में उसी की रोशनी में बात कर रहे हैं। और फैसल वाडा जो बात करते हैं और ख़ास तौर से वो जिस तनाजुर में बात करते हैं, यकीनन वो भी कहीं ना कहीं से राब्ते करके या कहीं की दी हुई लाइन पर ही बात कर रहे होते हैं। तो लिहाजा अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि इमरान खान मुफाहमत करेंगे, और अगर इमरान खान ने ऐसी कोई मुफाहमत की तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि यू टर्न नहीं होगा, ये उनकी सियासत का यू टर्न हो जाएगा। बहुत बहुत भारी बात इस वक्त आपने कह दी। तारिक चौधरी साहब, आपका टेक चाहूंगा इस पे। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं दोनों सीनियर्स की बात से डिफर किए बगैर मैं समझता हूं कि जब भी कोई मुफाहमत हुई, जब भी कोई डील हुई, वो जाहिर है इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है, ना माजी में सियासी हुकूमतों के बस की बात हुआ करती है। वो जिन लोगों से बातें होती हैं वो और लोग हैं और लोग फैसले करते हैं। सबको पता है कि अगर 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने भिजवाया था नवाज शरीफ साहब को, तो वो किस तरह फैसला हुआ था। जब उनकी वापसी का एक फैसला हुआ था बेनज़ीर भुट्टो साहबा का और नवाज शरीफ साहब का, तो वो कैसे हुआ था। माज़ी में जितने सियासी रिलीफ मिले हैं, जितने सियासी एग्रीमेंट हुए हैं, वो सियासी हुकूमतें नहीं किया करती। हाँ, सियासी हुकूमतें फ्रंट पे ज़रूर हुआ करती हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जनवरी में क्या होगा या फरवरी में क्या होगा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जिस बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस खड़े किए गए थे, उन 4 में से 2 बुनियादों पर तो वो पहले ही बरी हो चुके हैं। एक तो ये कि इवन फील्ड में आधा फैसला उनके हक में आया था और आधा फैसला उनके खिलाफ आया था। अब वो ये जो फ्लैगशिप रेफरेंस है, इसमें भी बरी हुए हैं, इसमें नैब उनके खिलाफ अपील में जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो भी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जाएंगे अपील में। उसके बारे में तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि नवाज शरीफ फैमिली ने जलावतनी के 2 साल बाद 2001 में सऊदी अरब में एक मिल कायम की। छोटी सी बात है, ज्यादा लंबी बात इसलिए नहीं कि हम सब कानून के पाबंद हैं और कानून और ज़ाब्तों के पाबंद शहरी हैं। हम कोर्ट के डिसीजन पर बात नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ पर एक वतनी में जिंदगी गुजार रही है, जब वहाँ मिल कायम करेगी तो क्या आपका ख्याल है कि सऊदी अरब ने मनी लॉन्ड्रिंग की इजाज़त दी होगी? वहाँ तो सख्त कवानीन है, खासतौर पर फाइनेंशियल कवानीन बहुत सख्त हैं। तो इस बात को पीछे छोड़ते हुए वकला का यह ख्याल है, बहुत से वकला का यह ख्याल है कि जब ये केस आगे जाएंगे तो इन केसेस में रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि एविडेंस डेफिनेटली उनके पास होगा। अब अगर इसी चीज़ को ज़हन में रखा जाए
तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं उनकी सफ़ों में खासी पैनिक नज़र आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी कमज़ोर बुनियाद पर जो केस है उसमें कोई रिलीफ ना मिल जाए। ज़ाहिर है ये फैसला तो अदालतों ने करना है। तो गुज़श्ता 2 दिन से दोनों हज़रात ठीक कह रहे हैं, ऐसी बातें मार्केट में हैं कि बातचीत चल रही है, रिलीफ की बात हो रही है, बाहर जाने की बात हो रही है, पैसों की पेमेंट की बात हो रही है, और ये सोशल मीडिया पर भी चल रही है। तो ऐसी चीजें ऐसे हैं जो जेर बहस हैं, लेकिन इनमें कोई अभी तक कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आई किसी जिम्मेदार शख्स की तरफ से। हमें अनवर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए तारिक साहब की बात, मैंने भी थ्योरी की बात की थी कि थ्योरी फ्लोट कर रही है। अब आप देखें कि इमरान खान और सब कुछ कहने के बावजूद कि अगर इदारे गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो आपके वज़राए इत्तलाआत को क्या ज़रूरत है बोलने की? थ्योरी फ्लोट करती है तो फिर इमरान खान और फिर फयाजुल हसन चौहान साहब ने, क्योंकि इससे पहले ये बात हो रही थी कि अगर इदारे काम कर रहे हैं तो इदारों को करने दें, वज़रा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि जनाब उनके ताया और वालिद जो है वो बिल्कुल वो जेल चले गए और अभी भी समझ रहे हैं कि इमरान खान अनाड़ी है, इमरान खान से बड़ा तो कोई खिलाड़ी नहीं है। ये लाइन जो आई है ये तो बाकायदा इन्वॉल्व करने वाली बात में तो दोनों नादान दोस्त हैं इमरान खान के। देखें इमरान खान साहब, देखें यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब वजीर आजम की सोच ये है कि मुझे जहाँ से मशवरे दिए जा रहे हैं, चाहे उनके अपने दोस्ती क्यों ना हो, सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, तो वो फिर फ्लोट करवाते हैं फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी के ज़रिए। तो वो सोच जो है वो गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की होती है कि नहीं अभी आप बताएं कि हम इस मामले पे समझौता नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी को काउंटर करने के लिए, अदरवाइज फयाजुल हसन चौहान या फवाद चौधरी ऐसे पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कि मीडिया ट्रायल ना किया जाए, नैब को अपना काम करने दिया जाए, तो इसके बावजूद उन्हें ये बयान देने पड़ते हैं। तो बेसिकली वो उसको काउंटर करने के लिए होता है। अच्छा तारिक चौधरी साहब, आपसे एक बात ये रह गई थी कि जनूबी पंजाब जाहिर के जब पीटीआई जब पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है, नून लीग जो है उसका तकाजा कर रही है, तो फिर पीटीआई के लिए क्या प्रॉब्लम है? जी मैंने पहले भी अर्ज किया था और आज फिर दोहरा देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो जनूबी पंजाब का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी तौर पर उसके मुफाद में नहीं है। अगर ये सूबा बनता है तो वो हिस्से जो जनूबी पंजाब में आएंगे वहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन जो बाकी मांदा पंजाब होगा वहाँ ज़ाहिर है फिर नया सूबा बनेगा और नए इलेक्शन तो नहीं होंगे, उसकी जो MPs हैं, उसकी जो असम्बली है वो तो कायम रहेगी। तो उसमें तो फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने का सेंट्रल पंजाब में फिर नून लीग फॉर्म कर जाएगी। जी तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद नहीं चाहेगी इस स्टेज पर कि वहाँ सूबा बने। ये जो सूबे में 2 IGs की तकर्री, सूबे में 2 चीफ सेक्रेटरीज की तकर्री और एक इंतजामी सेक्रेटेरिएट का क्याम, ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया सूबा बनाने के सियासी मुज़मरात का अंदाजा है। तो शायद वो कोशिश करेगी कि अभी मजीद वक्त गुजरे और अवाम को जो है चीफ सेक्रेटरी और दफ्तर बना के और एक IG बनाकर और मजीद इंतजामी अफसर बनाकर देकर उनको फिलहाल मुतमिन रखा जाए। रफत सईद साहब, जाते जाते प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैं जानना चाहूँगा कुछ डेवलपमेंट्स जो कि अली रजा आब्दी के जहाँ भाग उनके होने के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई और ताने बाने कुछ पता चल सके अभी क्या इब्तिदाई वो है, ताकि इसको भी हम शामिल करें। देखें इब्तिदाई पेशरफ में तो ये बात अब वाज़े हो चुकी है जो कि आ भी चुकी है मीडिया पर कि वेपन के बारे में तस्दीक हो गई, लेकिन कुछ और चीज़ों में क्लू मिले हैं, कुछ और CCTV फुटेज दिखाई गई है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात उनके वालिद का जो 164 का बयान हुआ है उसमें ये बात कही है कि वो सामने आने पर पहचान सकते हैं जिन्होंने ये की है। अब ये उन्होंने किस तनाजुर में बात की है और उन्होंने कहा ये नामालूम अफराद के खिलाफ FIR नहीं है। अब वो मालूम अफराद कौन है इसका आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि पुलिस ने इस पर मज़ीद पेशरफ की है और उनका ये कहना है कि खासी कामयाबी मिली है, ये मुर्तज़ा वहाब का कहना था। तो यकीन अब देखते हैं कि आने वाले घंटों में या आने वाले चंद दिनों में जब ये बरसी इससे फारिग हो जाते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या नताइज सामने आते हैं और क्या चीजें सामने आती हैं। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं। अनवर हाशमी साहब, कल फिर क्या आप समझते हैं कि क्या घनघरज होगी नौडेरों में कल? यकीनन इसी तराजुर में बात होगी। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मैसेज गया है इसी को आगे बढ़ाया जाएगा कायदीन, क्योंकि खतरात तो मंडला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा कल का दिन कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस गवर्नमेंट को या इदारों को क्या मैसेज देने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा बाकी यकीनन सियासी बातें होंगी, लेकिन सबसे बड़ा नुक्ता यही होगा
कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो गिरफ्तारी के खदशात हैं उसमें पेशी के बाद 31 दिसंबर की, तो इसकी लाइन को समझने की कोशिश की जाएगी और वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात से पहले जो रोल अदा किया था बलूचिस्तान के मामले में और सेनेट के इंतखाबात के मामले में, उसके बाद उनको तवक्को ये थी कि उनको जो है उसका सिला मिलेगा। तो सिला देने वालों ने सिंध की हुकूमत देकर उनको सिला तो दे दिया, अगरचे ये बिल्कुल उनकी हुकूमत है, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उन्होंने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, खासतौर पर जरदारी साहब, ये जो इस वक्त मामलात हैं वो नहीं तो क्या सिंध की हुकूमत भी गई थी, सिंध की हुकूमत भी ना मिलती, ये तो मिलनी थी ना, ये तो मिल ही जाती उनको। मैं कह रहा हूं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास भी पंजाब में बहुत सीटें हैं और कोशिश करते तो 2-4 सीटें इकट्ठी करके हुकूमत बन सकती थी। लेकिन जब इमरान, शतरंज के मोहरों को तब्दील करना सियासत में कोई मसला नहीं है। जो लोग चला रहे हैं, सियासत के नाम ही फिर मुमकिनात का है। अब ये देखते हैं कि ये मुमकिनात जो है आने वाले वक्तों में कहाँ जाती है। प्रोग्राम में वक्त की कमी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल मुझे शार्पली प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, अनवर हाशमी और रफत सईद। आप प्रोग्राम में इंशाल्लाह